Assalamu alaikum, welcome back guys, it's me Fahan Ali and today we'll continue the third part of this video or book A Short History World by Christopher Laskis। तो लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से द ग्रेट अज़रियन एम्पायर वाज ओवरटेकन बाय मेड्स जो कि ट्राइब था साउथ और नॉर्थ के ट्राइब्स के साथ मिलकर। आज हम देखेंगे द एम्पायर ऑफ एंशियंट पर्शिया। तो बेसिकली इनका जो दौर था वो शुरू हुआ था 550 बीसी से 330 बीसी तक। सो नाउ वी सी पर्शियंस या जिनको पारसा भी कहा जाता है। इनिशियली ये वो वेजल्स थे जो कि मैड्स का जो ट्राइब था उनके अंडर थे, लेकिन फिर जाके साइरस टू जो कि किंग था अराउंड 559 बीसी के अंदर ही बेसिकली कैप्चर्ड द किंग ऑफ दैट ट्राइब एंड बिकेम द किंग। सो व्हेन ही बिकेम द किंग ही फॉर्म द एम्पायर जिसको अकैमेनिड पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। सो वो जो एम्पायर थी दैट बेसिकली स्पेन फ्रॉम द इजिप्ट टू द प्रेजेंट Afghanistan. So now we see the Cyrus II when he conquered the Babylon in like 539 BC. तो उसको liberator कहा गया in the book of Isaiah. It is because he freed all the Hebrew slaves and gave them permission to go back to their ancestor home जहाँ से वो आए थे। So Cyrus जो king था he basically declared the first charter of human beings जो कि एक पैक्ट सिलेंडर जिसको साइरस सिलेंडर कहा जाता है उसमें लिखा हुआ था एंड लेटर इट बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो आफ्टर साइरस एंड हिज सन डाइड एक बंदा था अ नोबल मैन जिसका नाम था डेरियस। सो ही बेसिकली क्लेम टू बी द एंसिस्टर उसी लाइन से फ्रॉम द साइरस एंड देन ही बिकेम द किंग। सो ही बेसिकली क्लेम्ड हिमसेल्फ और कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ किंग्स। सो इम्पोर्टेंट फिगर है इट इज़ बिकॉज उसने और उसका जो बेटा है ज़र्क्सियस नाम था जिसका। सो उसकी कैंपेन्स ने उसके लोगों ने बेसिकली फॉट अगेंस्ट द ग्रीक्स जो कि रेबल्स बन चुके थे एंड दे वांटेड टू गवर्न देम एंड दे वर नॉट लेटिंग देम गवर्न। सो दे आर इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो अब हम देखते हैं एंशिएंट ग्रीस को और उनकी सिटी स्टेट्स को। सो बेसिकली हमें कोई रियल हिस्ट्री नहीं मिलती अर्ली ग्रीस के बारे में अनटिल हेरोडोटस जो कि हिस्टोरियन था उसने हिस्ट्री लिखी 450 बीसी के अंदर। सो आफ्टर दैट वी कम टू नो अबाउट द ग्रीस और वो कौन थे और कहाँ से थे। सो दूसरी भी कलेक्शन ऑफ राइटिंग है जिसको होमर ने लिखा ग्रीक पोइट तकरीबन 9 बीसी के अंदर। सो इलीड एंड द ओडिसी। तो इलीड के अंदर बेसिकली अच्छा ये मोस्टली लार्ज पार्ट इनका फिक्शनल और मिथ के बेस पर था। इसको हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं समझ सकते। बहरहाल ये है कि जो इलीड उसने लिखी थी सो इट वॉज अबाउट द मैक्नेनियन अटैक ऑन द ट्रोए जो कि अभी वेस्ट टर्की है। सो इट वॉज लेड बाय द पर्सन जिसका नाम था एगामेम्नन। और जो ओडिसी है इट इज़ बेसिकली द 10-year जर्नी होम ऑफ अ ओडिसियस। इट वॉज अ हीरो। सो एंड ही ऑल्सो हेल्प द ग्रीक्स टू हैव द विक्ट्री ओवर द ट्रोजन्स और फिर उनको मिल भी गई थी। सो इट इज़ अबाउट द लेजेंड बेस्ड स्टोरी। 8th BC जो सेंचुरी है उसको एज ऑफ पीस एंड एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है फॉर द ग्रीक्स। और दे बेसिकली स्टार्टेड सर्चिंग द एरेबल लैंड जहाँ पर वो फर्टाइल अपनी लैंड को कर सकें। सो दे सेटल डाउन अराउंड द कोस्ट ऑफ एशिया माइनर। इसके अलावा ब्लैक सी एंड ऑल्सो द एजियन सी। तो यहाँ पर इन्होंने अपना सेटलमेंट वगैरह सारा किया। सो उस वक्त लाइक देयर वाज नो यूनाइटेड ग्रीस। मुख्तलिफ इसके ग्रीक्स होते थे जैसे आयोनियन ग्रीक्स हो गए, एलियन ग्रीक्स हो गए और इसके अलावा डोरियन ग्रीस हो गए। सो दे बेसिकली ट्रेडेड विद ईच अदर एंड ऑल्सो फॉट। लेकिन दे केम टुगेदर व्हेन देयर वाज अटैक। सो डिफेंसिव पर्पस के लिए ये आपस में जमा हुए थे अगेंस्ट नॉन ग्रीक्स जिनको उन्होंने कहा कि बारबेरियंस, क्योंकि ये जब बोलते थे तो अपनी स्पीच के अंदर बार बार साउंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। सो दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड द बारबेरियंस। अच्छा तकरीबन 776 बीसी के अंदर एक कंपटीशन होता था ओलंपिक गेम्स का। तो यहाँ पर भी ये सारे जमा होते थे। अब यहाँ तक ना वॉर्स वगैरह सारी देवर हॉल्टेड और नहीं होती थी। सो थ्रू दिस दे केम टुगेदर एंड यूनाइटेड। तो सिटी इनका जो स्टेट होता था वो एथेंस था, मेजर सिटी। सो तकरीबन 500 बीसी तक या उसके बाद एथेंस जो था बिकेम द पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द एंशिएंट ग्रीस। और ग्रीक्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और एथेंस एक्सटेंट होने लगा दिन ब दिन। तो हमें ये पता चलता है कि 500 बीसी के अंदर आयोनियन जो ग्रीक्स थे दे रेबल्ड अगेंस्ट द पर्शियंस, यानी जिसे हमें पता चला डेरियस एंड हिज सन ज़र्क्सियस। सो दे वांटेड टू गवर्न और हैव अ रूल ऑन द ग्रीक्स एंड सबमिशन करवाना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो सका। सो फ्रस्ट्रेटेड बाय द एथेनियन सपोर्ट जो कि आयोनियंस को मिलती रही, जो किंग था पर्शियन टेरियस, सो ही लेड अ इन्वेजन ऑन द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने क्या किया फिर, ग्रीक्स ने दे लाइक गॉट द सपोर्ट
और रिक्वेस्ट भेजी स्पार्टन्स को, एक रनर भेजा ताकि उनकी हेल्प कर सकें। तो डेरियस जो था ही ऑन द प्लेन्स ऑफ मैराथन, तो वहाँ पे इसने जो नॉर्थ के एथेंस थे उसको इन्वेट कर लिया। लेकिन स्पार्टन्स को जब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी ग्रीक्स ने, तो ये आए तो सही लेकिन बैटल के बाद आए। बहरहाल ये है कि 490 बीसी तक जो ग्रीक्स थे, आयोनियन ग्रीक्स, दे मैनेज टू डिफीट द पर्शियंस, यानी बड़े ही लड़ने में बहादुर थे ये लोग। सो स्पार्टन्स जो थे वो फिर वापस चले गए। तो जो पर्शियंस थे दे वर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू द एशिया माइनर, फिर वहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट की अपनी। सो डेरियस ही डाइड बिफोर हिज प्लान्स कुड बी फुलफिल्ड और बिफोर ही कुड इवन हैव अनदर इन्वेजन ऑन ग्रीक्स। लेकिन उसका जो बेटा था ज़र्क्सियस, सो इन ऑर्डर टू अवेंज द लॉसेस जो कि इनको मैराथन के प्लेन्स में मिले थे, ही लेड द इन्वेजन। सो दिस टाइम जो पर्शियंस थे ये इंटर हो चुके थे नेरो वैली के अंदर, यानी थ्रू द वैली ऑफ थर्मापाइल। सो कहा जाता है कि लेजेंड है कि उस वक्त 300 स्पार्टन्स तकरीबन वहाँ पे दे वर हेल्ड ऑफ, और थ्रू द ग्रीक ट्रेटर दे इंटर्ड देयर। तो जब वो घुसे वहाँ पे दे डिस्ट्रॉयड द एथेंस, तबाही कर दी उन्होंने। एथेंस की पॉपुलेशन को मजबूरन मूव करना पड़ा एंड दे मूव टू द आइलैंड ऑफ सलामीज। तो हालांकि पर्शियंस की जो नेवी थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और सुप्रीम नेवी थी, लेकिन स्टिल एट द बैटल ऑफ सलामीज यानी सी पे दे वर ओवरकम बाय द ग्रीक्स, और ग्रीक्स ने जो है दे कनकर्ड देम। तो उसके बाद इसको बेसिकली फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेवी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है हिस्ट्री की। अच्छा, तो नाउ व्हेन द ग्रीक्स दे कनकर्ड द पर्शियंस, तो उसके बाद पर्शियंस ने फिर ख्वाम खा जहमत नहीं की कि वो थ्रेटन कर सकें ग्रीक्स को। सो फिर उसके बाद जो उसका बेटा था ज़र्क्सियस, डेरियस का बेटा, ही वाज आल्सो असासिनेटेड, एंड द लास्ट किंग ऑफ द पर्शियन जिसका नाम डेरियस III था, वो भी तकरीबन कोई 330 BC के अंदर ही वाज आल्सो असासिनेटेड। तो उसके बाद देखते हैं हम कि ग्रीक की जो विक्ट्री थी वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है फॉर अनदर रीज़न, इट इज़ बिकॉज उसके बाद ही जाके ग्रीक का जो कल्चर था वो वाइडर वर्ल्ड तक पहुंचा। तो वहाँ पे फिर कल्चर की ब्लॉसमिंग, आर्किटेक्चर की ब्लॉसमिंग, फिलोसफी की ब्लॉसमिंग, सो इट बिकेम द बर्थ प्लेस ऑफ फिलोसफी। तो ग्रीक्स ने बेसिकली क्वेश्चन द थिंग्स अराउंड देम, और उनकी जो सर्च ऑफ नॉलेज थी लेड देम टू इंटर इन द गेट ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी और डेमोक्रेसी का आगाज़ दोनों का वहाँ पर हुआ था एथेंस के अंदर। सो फिलोसफी बेसिकली, फिलो मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम, सो लव विजडम, और डेमोक्रेसी, डेमो पीपल, एंड क्राइटेरिया या क्रेशिया जिसको रूल कहते हैं, सो रूल ऑफ पीपल। तो कुछ फेमस फिलोसोफर्स थे ग्रीक के, जैसे सोक्रेटिस हो गया, ही वॉज बेसिकली सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द एथेंस फॉर डिसबिलीविंग इन द स्टेट्स गॉड्स, और इसके अलावा फॉर करेक्टिंग द यूथ। और इसका जो फेमस स्टूडेंट है जिसको प्लेटो या अफलातून कहा जाता है, सो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड ही बेसिकली पोर्ट्रेड द सोक्रेटिस एज अ फिक्शनल कैरेक्टर। और जो भी हमें पता है सोक्रेटिस के बारे में उसी के जरिए में पता चलता है, थिंग्स दैट ही रोट लाइक आयन हो गया। ही इज इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज ही मेड फर्स्ट टाइम स्कूल ऑफ लर्निंग अकेडमी जिसको कहा गया, और उस अकेडमी का बहुत मशहूर स्टूडेंट जिसको एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु। सो ही इज द इम्पोर्टेंट फिगर क्योंकि उसका जो फादर था, ही वॉज बेसिकली द पर्सनल फिजिशियन टू द किंग ऑफ मैकडॉन, फिलिप्स I, और ये खुद अलेक्जेंडर का ट्यूटर था, पर्सनल ट्यूटर, एंड ही टॉट हिम एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, फिलोसफी, म्यूजिक, ड्रामा, ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर को पढ़ाई इसने। सो ग्रीक्स दे बेसिकली वांटेड टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द फर्दर इन्वेजन्स, सो उन्होंने एक लीग बनाई जिसको नेवी लीग आ गया, लेकिन इट क्रम्बल्ड। इट इज बिकॉज इन फाइटिंग जो थी ग्रीक्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर और कंट्रीज के अंदर, सो दे कुडंट प्रिवेंट इट। जैसे स्पार्टन्स और एथेनियंस की मोस्टली जंगें होती थी, लेकिन ये कि जो एथेनियंस थे दे ओवरकेम एंड ओवर टू द एंटायर एरिया, और पर्शिया भी था वो भी इनके कब्जे में आ गया जो कि स्पार्टन्स को एड करता था। सो अब पता चलता है कि जिस तरीके से किंग ऑफ मैकडॉन, फिलिप्स II यानी उसका बेटा फिलिप I का, तो ही बेसिकली डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द वॉर, लेकिन जब उसने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, सो ही डिडंट मिस इट। उसने क्या किया कि मैकडॉन को स्ट्रॉन्ग किया, सो ही वांटेड टू क्रश द ग्रीक अलायंसेस, और पर्शिया को भी इसने कनकर करने की कोशिश, लेकिन हिज प्लान्स वर अनफुलफिल्ड, इट इज बिकॉज ही वाज असासिनेटेड बिफोर दैट। तो फिर उसका बेटा जो था फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने जाके फिर आगे एक लाइट ऑफ द डे दिखाई, एंड देन ही कनकर्ड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अब हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो देखिए इसका जो दौर था 356 BC to 323 BC। He is also known as Alexander III of Macedon, लेकिन popularly he is known as the Alexander the Great. So basically he conquered the Egypt
और उसके बाद इसने पर्शियंस को डिफीट किया एंड इसने ज्वाइन किया ईस्ट को और यूरोप को। तो इसका ये प्लान भी था कि मैं वेस्ट को और ईस्ट को ज्वाइन करूं, लेकिन फिर इसकी जो आर्मी थी रिफ्यूज टू गो फर्दर जस्ट बिकॉज दे वर टायर्ड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ वॉर जो वो लड़ रहे थे। सो दे हैड टू रिटर्न बैक टू द होम। बहरहाल ये है कि 33 सालों की उम्र में इसने तकरीबन ग्रेटेस्ट पावर अचीव कर ली थी, जिसके अंदर इजिप्ट भी था, पर्शियंस भी थे, और जैसे मैंने कहा यूरोप और ईस्ट दोनों ही ज्वाइन हो चुके थे। तो ही इज़ द मोस्ट एडमायर्ड लीडर जस्ट बिकॉज ही नेवर लॉस्ट द वॉर, और उसको मिलिट्री जीनियस भी कहा जाता है। तो इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये ईस्ट को और वेस्ट को ज्वाइन करे, इसीलिए इसने क्या किया कि पर्शियन ड्रेस अटायर किया। इसी वजह से इसने क्या किया कि पर्शियन ड्रेस को पहना और अपने लोगों को हिदायत की कि आप पर्शियन वुमेन से शादी करें। लेकिन फिर इंडिया जब ये पहुंचे तकरीबन 326 BC के अंदर, their army basically refused to go further and invade so he had to just stop his plans and go back to home। फिर बेबीलोन के अंदर तकरीबन 3 सालों के बाद he died। सो यहाँ पर अलेक्जेंडर का दौर ख़त्म।